नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ठीक 10 दिन के बाद बंगाल में फर्स्ट फेज के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन 23 अप्रैल से पहले 16, 17 और 18 अप्रैल को मोदी कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे बंगाल चुनाव की दिशा और दशा बदल जाएगी। मोदी के फेवर में महिला वोट का रुझान तेजी से बढ़ने वाला है। फर्स्ट फेज के चुनाव में बंगाल में 1,75,77,210 महिला वोटर्स हैं और वोटिंग वाले दिन से ठीक पहले 3 दिनों तक संसद के स्पेशल सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। मोदी ने आज देश की महिलाओं से कहा है कि प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17 और 18 अप्रैल है। तो क्या इसके बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार तय है? अमित शाह ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। गृह मंत्री ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं? क्या मोदी इस बार 50% महिला वोटर्स के दम पर 150 के पार जाने वाले हैं? क्या 48 घंटे के बाद के 3 दिन बंगाल में मोदी की विन सुनिश्चित कर देंगे? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या 50% से 150 के पार हो जाएंगे मोदी? हार जाएंगी दीदी? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, क्या ये 3 दिन बंगाल में तय कर देंगे नरेंद्र मोदी की विन? प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। 16, 17, 18 है। 16, 17, 18 है। क्या 16, 17, 18 अप्रैल से नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल का वोट फिक्स कर लेंगे? बंगाल में मोदी को क्या पता चला है? क्या हवा का रुख बदल रहा है? 4 मई की तारीख मोदी को कौन सा सरप्राइज देने वाली है? बंगाल का मूड बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है। मोदी ने यह कहकर क्या हिंट दिया है? ग्राउंड जीरो पर मोदी को जो रिपोर्ट मिली है, क्या वो दीदी के लिए खतरे की घंटी है? क्या सच में ममता बनर्जी की विदाई करीब करीब तय हो गई है? मोदी को एक मौका देने की गारंटी किसने दी है? एक मौका मोदी को, 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 एक मौका मोदी को दीजिए। मोदी और ममता, बंगाल के सियासी टक्कर में 2 सबसे बड़े फैक्टर, यही 2 नाम हैं। लेकिन इसके अलावा 2 M और भी हैं जो इस चुनाव की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। इनमें से एक M है महिलाएं और दूसरा M है मुसलमान। यानी मोदी, ममता, महिला और मुसलमान, M M M M। बंगाल में इस बार इन्हीं 4 का दिखेगा दम। बंगाल का मुसलमान वोटर तो दीदी के साथ है। बंगाल की महिला वोटर्स का रुझान किसकी तरफ है? पहले इसी को डिकोड करते हैं। 2021 में बंगाल की 50% महिलाओं का वोट ममता बनर्जी को मिला था। क्या इस बार बंगाल की महिलाएं दीदी के नाम पर नहीं, मोदी के नाम पर वोट देने वाली हैं? बंगाल में मोदी की रैली में जमीन पर बैठी, टकटकी लगाए, मोदी को देखती, मोदी को सुनती इस बुजुर्ग महिला की ये तस्वीर 4 मई के नतीजे को लेकर एक बड़ा संकेत दे रही है। तो क्या बंगाल की महिला वोटर्स ने तय कर लिया है कि अब की बार दीदी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को ही लाना है, मोदी को ही इस बार मौका देना है? बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग, दादा दादी की उम्र के लोग आशीर्वाद दे रहे थे। बंगाल इस प्रकार से परिवर्तन की ठान के बैठा है जी। इस बार बंगाल में टीएमसी का जाना तय है। बंगाल के चुनाव नतीजे बंगाल का भविष्य तय करेंगे। मैं लिया आप ही, आप सब मेरे लिए मोदी है। ये सभी उम्मीदवार, ये भी मोदी है। 70 साल में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। एक मौका मोदी को बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए, एक मौका मोदी को घुसपैठ से बंगाल को बचाने के लिए। नरेंद्र मोदी ने बंगाल का मूड भांप लिया है। बंगाल चुनाव में हवा के शोर बह रही है। बंगाल की जनता इस बार किसे चुन रही है? मोदी ने खुद जमीन पर उतरकर 4 मई के संभावित नतीजों का फ्रेम अपने फोन में कैप्चर कर लिया है। और मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह ये तस्वीरें हैं। बंगाल में ममता नहीं, मोदी का मैजिक दिख रहा है। जितनी भीड़ दीदी को सुनने जा रही है, दीदी को देखने जा रही है, उससे डबल भीड़ मोदी की रैली में पहुंच रही है। मोदी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड से उतरने से पहले ही लोग दौड़े दौड़े मोदी के पास पहुंच रहे हैं। मोदी की रैली वाली लोकेशन तक पहुंचने वाले रास्तों पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम ही दिख रहा है। क्या सिलीगुड़ी, क्या बीरभूम, क्या वर्धमान, क्या कोलकाता, बंगाल में नरेंद्र मोदी का मैजिक सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। कोई साइकिल पे भागा भागा मोदी के पास पहुंच रहा है। जो दिव्यांग हैं, पैदल नहीं चल सकते, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर हाथ में मोदी वाला पोस्टर लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए मोदी से जुड़ रहा है। बंगाल में मोदी से ऐसी जुड़ाव वाली तस्वीरों ने ममता बनर्जी को काफी तनाव दे रखा है। और दीदी के कैंप में फैले इस तनाव की एक बहुत बड़ी वजह बंगाल की महिला वोटर्स हैं, जो अब की बार साइलेंट नहीं है, बहुत वोकल है और मोदी को 150 पार कराने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ये कैसे हो सकता है? ये आपको कुछ फैक्ट से समझाते हैं। बिहार में महिला वोटर्स का टर्नआउट 71.6% था, जबकि पुरुष वोटर का टर्नआउट उससे करीब 10% कम 62.8% था। महिला शक्ति ने बिहार में एनडीए की सरकार बना दी। अब पुडुचेरी, असम और केरल में 9 अप्रैल को हुई वोटिंग का टर्नआउट देखिए। पुडुचेरी में महिला वोटर टर्नआउट था 91.4%, असम में 86.5% और केरल में महिला वोटर टर्नआउट था 81.2%। यानी जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 3 राज्यों में हो चुकी वोटिंग को महिलाओं ने ही लीड किया और बंगाल में भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इस वक्त देश की महिला वोटर्स, खासकर बंगाल की महिला वोटर्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बंगाल में मोदी के नाम पर वोट देने वाली महिला वोटर्स की संख्या पहले भी थी, लेकिन इस बार फर्क ये है कि अब इस संख्या में इजाफा हो गया है। महिला वोटर्स के बीच मोदी नाम की लहर चल रही है और मुमकिन है कि 4 मई को टीएमसी पर इस लहर का कहर टूटे। और टीएमसी वाले सुन लो, कान खोल करके सुन लो, 4 मई के बाद बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी वालों को 15 साल का पल पल का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। साथियों, बहुत हो चुका, अब बंगाल सहन नहीं करेगा। अब और नहीं, আর নয়, ভয় নয়। बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा, सबका साथ, सबका विकास और टीएमसी के लूटेरों का
पूरा हिसाब। नरेंद्र मोदी जानते हैं बंगाल की महिला वोटर्स बीजेपी की जीत का रास्ता क्लियर कर सकती हैं। इसीलिए उन्होंने बंगाल की सियासी जमीन पर खड़े होकर 33% महिला आरक्षण का दांव खेला है। 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का 3 दिनों का स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधनों को पेश और पारित करने पर चर्चा होगी। और इसकी टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल में पहले फेज के लिए वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग में कुल 3,60,77,171 वोटर्स हैं। इनमें 1,75,77,210 महिला वोटर्स हैं। बंगाल की महिला वोटर्स ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक हैं, लेकिन वो इस बार दीदी का खेला बिगाड़ सकती हैं। 2021 बंगाल चुनाव में पुरुष वोटर्स का टर्नआउट 82.24% था, जबकि महिला वोटर्स का टर्नआउट 82.35% था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 53% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था, जो 2019 से 11% ज्यादा था। बंगाल में इस तरह का बड़ा स्विंग जो सालों से चल रहा है, वही ममता बनर्जी को सत्ता में बनाए रखता है। मगर इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है। महिला सुरक्षा के नाम पर, संदेश खाली के नाम पर, आरजी कर के नाम पर बंगाल की महिला वोटर्स का झुकाव बीजेपी की तरफ जा सकता है। और ये इन तस्वीरों केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। को भी देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, दीदी की सरकार बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रही है, जिसने ममता से महिलाओं का मोह भंग करा दिया है। ममता दीदी कहती है कि महिलाओं को शाम के 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप बंगाल की माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, हम रात को 1 बजे भी छोटी बच्ची स्कूटी पर निकल पाए, इस तरह का बंगाल बना कर देंगे। मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 23 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। अभी अभी मैं दीदी का एक भाषण सुन रहा था, वो यहां के बहुमत समाज को डरा रही थी, अगर टीएमसी नहीं होगी तो बहुमत समाज का अस्तित्व नहीं होगा। अरे दीदी, सदियों से हम यहां रह रहे, आप कौन होती हो हमें डराने वाली? आपके शासन में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आप कहां गई थी? आपके शासन में रामनवमी पर हमला हुआ, आप कहां गई थी? आपके शासन में सरस्वती पूजा पर रोक लगी, आप कहां गई थी? ये दीदी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वीरभूम वालों, वो दिन लग गए। आप मेरी बात मानकर चलना, 23 अप्रैल को ममता दीदी का कोई भी गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाल बांका नहीं।
बीजेपी जानती है कि अगर उसने ममता के महिला वोट में सेंध लगा दी तो फिर बंगाल में 150 पार होने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात बीजेपी की फिक्स्ड महिला वोट की, तो 2024 में पूरे भारत में बीजेपी को महिलाओं के 36% वोट मिले थे। उसी चुनाव में बंगाल के करीब 39% वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया था और इसमें एक बड़ा तबका महिला वोटर्स का ही था। इसीलिए बंगाल को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप निश्चिंत दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह दुर्गापुर में रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। जिस तरह की तस्वीरें अमित शाह जी पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री की शो में दिखी, आपके रोड शो में दिखी, आपका बंगाल को लेकर 26 में आकलन क्या है? देखिए, निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। दुर्गापुर शहर की दोनों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। यहाँ लोगों से जब हम बात करते हैं तो एक चुप्पी है, एक डर है और जमीन पर डायलॉग है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री वापस दिल्ली चले जाएंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो पोस्ट पोल वायलेंस से थोड़ा डर में? देखिए, मुझे तो कहीं डर दिखाई नहीं पड़ता है। हजारों का हुजूम रोड पर है और पोस्ट पोल वायलेंस से अगर किसी को डरना है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के इस बार नहीं डरना है। हालांकि हम करेंगे नहीं। यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री आने जा रहा है। आपके मैनिफेस्टो पर कहा गया है कि कैसे पूरा करेंगे, जबकि ममता दीदी जो पैसा देती रही है महिलाओं को, उसका असर देखने को मिला है। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में जरूर हमने बड़े वादे किए हैं। अगर कट मनी और सिंडिकेट का भ्रष्टाचार बंद कर ले तो सारे वादे पूरे हो सकते हैं। ममता बनर्जी का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इनके गुंडे खाए जा रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होगा। तो हम सारे वादे पूरे करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब अमित शाह भी कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बंगाल की महिला वोटर्स का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ आ जाए। मोदी ये कैसे मुमकिन कर रहे हैं, इसकी एक झलक उस वक्त दिखाई दी जब बिना प्रोटोकॉल के नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में एक शादी समारोह में पहुंच गए। मेरे कारण आपको शादी में जो पब्लिक से मोदी का यही डायरेक्ट कनेक्ट उन्हें बाकी लीडर से अलग बनाता है और बीजेपी नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता को बंगाल के चुनावी सीजन में जबरदस्त तरीके से भुना रही है। चुनाव वाले वॉर जोन में अकेले मोदी नहीं है। अब इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। योगी ने पूर्वी मेदिनीपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दीदी को एक और टेंशन दे दी है, क्योंकि बंगाल में मोदी के बाद योगी को चाहने वाले भी बड़ी संख्या में हैं। बंगाल में मोदी मोदी तो हो ही रहा था, अब योगी योगी भी होने लगा। दीदी को बुलडोजर का खौफ अभी से दिखने लगा है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देंगे अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए।
फिर सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। ছেলেদের বুলডোজার চালান, মেয়েদের উপর বুলडोजर चालान, अगर आप अत्याचार करेंगे तो हमारा माँ बहन को पहले आपको जवाब देने पड़ेंगे। ये बिहार नहीं है, ये यूपी नहीं है कि बुलडोजर चला देंगे और गोली करके एनकाउंटर कर देंगे। ये बंगाल है, बंगाल जो आजादी का जन्म दिया, जो देश को तैयार किया, जो संविधान रचा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कल जन्म दिवस है, उन्होंने बंगाल से पहले पार्लियामेंट में गया था। आपको पता होना चाहिए। जय हिंद बोलते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है। अरे आमोदी पामोदी बाबू, ए दिल्ली का लाडू लोग तो नेताजी को भी निकाल दिया, गांधी जी को भी निकाल दिया। हमारे शपथेर प्रदीप्त स्वाक्षरे ममता बनर्जी नर्वस तो हैं और उनकी ये नर्वसनेस चुनावी रैलियों में दिख रही है। दीदी अभी से वोटर्स को ये कहकर डराने लगी हैं, भय दिखाने लगी हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो बुलडोजर चलाएगी, जेल में डाल देगी, सब कुछ छीन लेगी। दीदी यहाँ अपने मुस्लिम वोट बैंक को एड्रेस कर रही हैं। बंगाल में अल्पसंख्यक वोटर, खासकर मुस्लिम वोटर, कई सीटों में अभी भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बंगाल में मुस्लिम वोटर्स कुल वोटर्स का करीब 30% हिस्सा हैं और दर्जनों सीटों का नतीजा बदल सकते हैं। पहले से ये वोट ट्रेडिशनली टीएमसी को फायदा पहुंचाता रहा है, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में। लेकिन महिलाओं के वोट की तरह अल्पसंख्यक वोट एक जगह पर केंद्रित नहीं है, ये थोड़ा बिखरा हुआ है। इस बार ये बिखराव दीदी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट की रेस में ओवैसी भी हैं, पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर भी हैं, जो कड़ी टक्कर देने वाली सीटों पर टीएमसी के वोट काट सकते हैं। सबसे खतरा उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर कुल इलेक्टोरेट का 15% से 25% के बीच है। अगर यहां थोड़ा सा भी वोट शिफ्ट होता है तो सीट का नतीजा पलट सकता है, दीदी को झटका लग सकता है। आज हमको कहते हैं कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में ये फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ, आप हमको गाली देते हैं। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ, तुमने खुल के साथ दिया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी में उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रेफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम आकर वोट काटना चाहते हो, अरे मैं गुजरात के 2002 के रिलीफ कैंपों में वहां पर 10 दिन तक काम किया। शालम रेफ्यूजी कैंप में, वटवा में, जुहापुरा में मंजलिस जाकर काम की। ममता बनर्जी क्या कर रही थी बताओ? ममता बनर्जी ने दोबारा माइंस की मिनिस्टर बन गई। ममता बनर्जी आज कहती है कि मैं मुस्लिम बहनों की बहन हूं। ममता बनर्जी, क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? गुजरात में वहां पर रेप किया गया कई लोगों को, मगर ममता बनर्जी को और टीएमसी को याद नहीं आया। ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। 4 एमएलए बीजेपी के थे,
5 साल पहले जीतकर 77 हो गए, क्या उसमें भी ओवैसी जिम्मेदार है? बताओ आप। बंगाल में वोटिंग से 10 दिन पहले की ग्राउंड रियलिटी यही है कि दीदी को अपनी कुर्सी जाती दिख रही है, टीएमसी को अपना मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है, महिलाएं खुलकर मोदी के साथ जाती दिख रही हैं। बंगाल के वोटर्स का एक बड़ा तबका अब की बार बदलाव चाह रहा है और उसी के दम पर मोदी से लेकर अमित शाह तक हर कोई यही कह रहा है कि बंगाल में कमल की ही लहर चल रही है, सरकार बीजेपी की ही बन रही है। हॉर्मूज पर ट्रंप ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। ट्रंप अब हॉर्मूज से किसी का तेल नहीं जाने देंगे। ईरान ने बड़े हमलों की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि वो फारस की खाड़ी में मौजूद सऊदी, ओमान, यूएई के बंदरगाहों को उड़ा देगा। रूस ने भी हॉर्मूज की नाकेबंदी का विरोध किया है। यूरोपीय यूनियन ने हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही तुरंत बहाल करने की डिमांड की है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ईरान ने हॉर्मूज से जाने वाले भारतीय जहाजों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है। हॉर्मूज को लेकर तनातनी बढ़ती ही जा रही है। हॉर्मूज क्या विश्व युद्ध का मैदान बनेगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो इस रिपोर्ट में समझिए। हॉर्मूज में नाके पर नाका क्या विश्व युद्ध कराएगा? ट्रंप की नाकेबंदी क्या पूरी दुनिया को युद्ध में घसीट लेगी? हॉर्मूज में ईरान क्या ट्रंप को नाकेबंदी करने से रोक पाएगा? चालीस दिन की जंग में जो नहीं हुआ वो अगले 40 घंटे में होने वाला है। हॉर्मूज के 33 किलोमीटर संकरे रास्ते पर महायुद्ध का सबसे खतरनाक फेज शुरू हो रहा है। हॉर्मूज में ईरान के एक नाके के जवाब में ट्रंप 2 नाके लगाने जा रहे हैं। हॉर्मूज में सबसे संकरा रास्ता लरक और केशम द्वीप के बीच है। यही ईरान का नाका है। ईरान $20 लाख लेकर जहाजों को आगे जाने का रास्ता देता है। ट्रंप ने ईरान के टोल नाके को तोड़ने के लिए कई बार डिस्ट्रॉयर भेजे, फिर भी ट्रंप ईरान का टोल नाका नहीं तोड़ पाए। हॉर्मूज में ईरान का दबदबा कम नहीं कर पाए। बेबस ट्रंप ने अब हॉर्मूज में 2 टोल नाके लगाने का फैसला किया है, एक ओमान की खाड़ी में, दूसरा फारस की खाड़ी में, अबू मूसा और केशम द्वीप के बीच। 2 टोल नाकों से ट्रंप ईरान के 4 आइलैंड से तेल लेकर जाने वाले जहाजों को घेरना चाहते हैं। ये आइलैंड फारस की खाड़ी में बंदर खुमैनी, खार्ग आइलैंड, हॉर्मूज के पास बंदर अब्बास और ओमान की खाड़ी की तरफ जास्क आइलैंड हैं। ट्रंप इन 4 द्वीपों से तेल लेकर जाने वाले जहाजों को अपनी नेवी के दम पर उसी तरह सीज करना चाहते हैं जैसा उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ कैरेबियन सागर में किया था। कैरेबियन सागर और फारस की खाड़ी में बहुत फर्क है, जिसे ट्रंप अनदेखा करने की गलती कर रहे हैं। ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी के बीच ईरान के 18 बेस हैं। इनमें नेवी और आर्मी की पोस्ट, बंकर, टनल बनी हुई है। ईरान यहां से अमेरिकी टोल नाकों पर हमले कर ट्रंप की नेवी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये तस्वीरें हॉर्मूज की हैं, जहां अमेरिका के जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन की फ्लीट में शामिल एक डिस्ट्रॉयर खड़ा है। इसे अमेरिका ने ईरान की बिछाई माइंस को क्लियर करने के लिए भेजा था। ईरान की नेवी ने माइक पर अनाउंस कर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को फौरन एरिया खाली करने का ऑर्डर दिया। Navy warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. ईरान कहीं हमला ना कर दे, इस डर से ट्रंप का डिस्ट्रॉयर फौरन वहां से हिंद महासागर की तरफ चला गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2 टोल नाके लगाने का ऐलान सिर्फ ट्रंप का शिगुफा है या फिर इसके लिए कोई ठोस प्लान भी है? युद्ध विराम लागू होने के बाद अमेरिका ने खाड़ी में नए सिरे से जंगी बेड़ों का बिल्डअप किया है। ईरान की स्ट्राइक रेंज में 3 जंगी बेड़े, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की रीपोजिशनिंग की गई है।
फारस की खाड़ी के पास अमेरिका ने बर्ग क्लास के 5 डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं जो गाइडेड मिसाइलों से लैस हैं। इनमें यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस बेन ब्रिज, यूएसएस महान, यूएसएस विंस्टन चर्चिल शामिल हैं। इसके अलावा 5 एम्फीबियस शिप्स भी तैनात कर दिए गए हैं। इनमें यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड शामिल हैं। इसके अलावा 3 अटैक सबमरीन की तैनाती की गई है। ट्रंप ने हॉर्मूज खुलवाने के लिए इतनी ताकत लगा दी है जिसके आगे ईरान की नेवी कुछ नहीं है। मगर ईरान के पास माइलेज इस बात का है कि हॉर्मूज के आसपास 5 आइलैंड, केशम द्वीप, लरक द्वीप, ग्रेटर टोनब, लेसर टोनब और अबू मूसा हैं। इन छोटे द्वीपों में ईरान की आर्मी और नेवी के बंकर, मिसाइल साइलो, हथियार भंडार केंद्र हैं। ईरान यहां मारो और भागो की गुरिल्ला नीति से महीनों ट्रंप की ताकतवर नेवी को परेशान कर सकता है। दूसरी बात, जहां ट्रंप 2 नाके लगाने वाले हैं वहां तक ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को पहुंचने में महज 10 से 15 सेकंड लगेंगे। ईरान ने अगर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी तो अमेरिका के इंटरसेप्टर कम पड़ जाएंगे। अगर एक भी मिसाइल और एक भी ड्रोन टोल नाकों में गिरता है तो वहां बहुत तबाही होगी। ट्रंप का फैसला उल्टा पड़ सकता है। अब सवाल है कि क्या हॉर्मूज वाकई बंद है? ईरान का दावा है कि हॉर्मूज फ्रेंडली देशों के लिए खुला है, अमेरिका और अरब देशों के लिए बंद है। ट्रंप कह रहे हैं हॉर्मूज अगर खुलेगा तो सबके लिए, अगर बंद होगा तो सबके लिए। ईरान की मोनोपोली वो नहीं चलने देंगे। ईरान ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप ने हॉर्मूज के आसपास 2 नाके लगाकर समंदर में ट्रैफिक जाम किया तो ईरान फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में जितने भी पोर्ट हैं उन्हें उड़ा देगा। वो पोर्ट चाहे सऊदी अरब के हों या संयुक्त अरब अमीरात के या फिर ओमान के, ईरान सबको एक-एक कर उड़ाएगा। اعمال محدودیت آمریکای جنایتکار بر حرکت عبور و مرور دریایی क्रिमिनल अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल में जहाज़ों की आवाजाही और समुद्री परागम पर प्रतिबंध लगाना एक अवैध कार्य और समुद्री डकैती का उदाहरण है। ईरान की सशस्त्र सेना स्पष्ट और दृढ़ता से घोषणा करती है कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सभी के लिए है या किसी के लिए नहीं है। अगर फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरान के बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा होता है तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। خلیج فارس و دریای عمان در امان نخواهد بود. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद डेली करीब 18.5 लाख बैरल तेल निर्यात कर रहा है। इससे ईरान की कमाई करीब 18.5 करोड़ डॉलर हो रही है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान की तेल से कमाई घटी नहीं है बल्कि और बढ़ गई है। ट्रंप हॉर्मूज बंद करके ईरान की कमाई खत्म करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर ईरान की कमाई खत्म हो जाती है तो उसे युद्ध में हराया जा सकता है। हालांकि ट्रंप का कैलकुलेशन पहले भी गलत साबित हुआ है। ट्रंप ने 4 हफ्ते में युद्ध जीतने की बात कही थी। 40 दिन में ट्रंप के हथियार कम पड़ गए। ईरान की फायर पावर कम नहीं हुई। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर 24 घंटे बाद खत्म हो रहा है। अब फायर ही फायर होगा। Think of it. We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. युद्ध से पहले हॉर्मूज से डेली 100 जहाज निकलते थे। 24 घंटे में 3 जहाजों ने हॉर्मूज क्रॉस किया है। सऊदी में सेना तैनात करने वाले पाकिस्तान के दोनों जहाजों को ईरान ने बैरंग लौटा दिया है। हॉर्मूज अगर ब्लॉक हुआ तो पूरी दुनिया में तेल और गैस का भीषण संकट पैदा हो जाएगा। सबसे ज्यादा असर चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया पर पड़ेगा। दुनिया का 20% कच्चा तेल और 30% एलएनजी इसी रास्ते से गुजरती है। ट्रंप हॉर्मूज में अंडर वाटर सुरंगें बनाने के लिए यूरोपीय पार्टनर से मदद मांग रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस कह रहे हैं कि ट्रंप पहले युद्ध खत्म करने का ऐलान करें,
फिर वो हॉर्मुज से बारूदी माइंस हटाने के अभियान में हिस्सेदार बनेंगे। हॉर्मुज में 3 तरह की माइंस ईरान ने बिछाई हैं, जिन्हें हटाना तभी संभव है जब ईरान वहां हमले नहीं करने की गारंटी दे। ईरान कह रहा है कि जो सुरंगें हटाने आएगा वो मौत के मुंह में जाएगा। ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज का कंट्रोल ट्रंप को देने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध क्यों न छिड़ जाए। इसके अलावा युद्ध की समाप्ति के बाद भी ईरानी राष्ट्र और हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ दुश्मन के खतरों को जारी रखने के मद्देनजर इस्लामी गणतंत्र ईरान दृढ़ता के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी तंत्र लागू करेगा। ट्रंप की नाकेबंदी के बाद हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में तनातनी बहुत बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन ने 40 देशों की एक लॉबी बनाई है। इस लॉबी में फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसे देश शामिल हैं। चीन ने अलग लॉबी बनाई है। इस लॉबी में ईरान, चीन और रूस जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। ट्रंप की लॉबी अलग है, जिसमें पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल जैसे देश शामिल हैं। 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज को लेकर 3 लॉबी अपनी तैयारी कर रही है। ट्रंप यूएई, सऊदी, पाकिस्तान के साथ मिलकर नाकेबंदी कर रहे हैं। चीन, रूस और ईरान के साथ मिलकर नाकेबंदी का विरोध कर रहा है। ब्रिटेन की अगुवाई में 40 देश ट्रंप की नाकेबंदी का विरोध कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, अभी सिर्फ ईरान और अमेरिका के जंगी बेड़े वहां बारूद बिछा रहे हैं तो समंदर में तबाही मची हुई है। अगर चीन और रूस भी हथियार लेकर वहां पहुंच गए तो क्या होगा? मिसाइलें गरजेंगी तो हॉर्मुज में ही गिरेंगी। तब तक ना तो कोई शिपिंग कंपनी अपने जहाज लेकर जाएगी और ना ही इस रूट से व्यापार होगा। खाड़ी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन और अमेरिका का है, लिहाजा अगर दोनों की टक्कर हुई तो बात हॉर्मुज से होते होते एटम तक आने में देर नहीं लगेगी। 2005 से चीन ने मिडिल ईस्ट में $269 बिलियन का निवेश किया है। सऊदी अरब में चीन के $82 बिलियन लगे हैं। यूएई में $48 बिलियन, इराक में $40 बिलियन और ईरान में $25 बिलियन का निवेश चीन का है। मिडिल ईस्ट के देशों से चीन का व्यापार $317 बिलियन का है। यह अमेरिका से 4 गुना से भी ज्यादा है। लिहाजा हॉर्मुज में अमन चैन की सबसे ज्यादा जरूरत तो चीन को है। चीन मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा तभी कायम कर सकता है जब ट्रंप के बेस वहां से खत्म हो। अभी अमेरिका के 19 बेस हैं। 40 दिन के युद्ध में 13 बेस ईरान ने हिट किए हैं, जिनमें कई अब खाली हो चुके हैं, काम करने लायक नहीं बचे हैं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट तो यहां तक कह रही है कि चीन लगातार ईरान को हथियार दे रहा है। ईरान चेहरा है, युद्ध चीन लड़ रहा है। नई रिपोर्टों के मुताबिक चीन ने ईरान को शिप एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इसके अलावा मैन पैड मिसाइलें दी हैं, जिन्हें कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी फाइटर जेट को इन्हीं मिसाइलों से ईरान गिरा रहा है। 40 दिन के युद्ध में अमेरिका के करीब 16 जंगी जहाज गिर चुके हैं। फिर भी ट्रंप अपनी धुन में मस्त हैं और खुद को विजेता समझने की गलती बार-बार कर रहे हैं। I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody, and Iran's in very bad shape. वेनेजुएला और ईरान के बाद ट्रंप अब सीधे चीन से पंगा ले रहे हैं। ईरान को हथियार देने के आरोप लगाकर ट्रंप ने चीन को धमकाया है। ट्रंप ने चीन को धमकी उसी अंदाज में दी है जैसे वो ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान को धमकाते हैं। चीन ने ट्रंप की धमकी को सीरियस लिया है। हालांकि सीधा टकराव टालने के लिए चीन ने कह दिया है कि वो ईरान को किसी तरह के हथियार नहीं दे रहा, मगर चीन छुप कर इस युद्ध में अपने हथियारों को परख रहा है। वो किसी तीसरे देश के जरिए अपने हथियार ईरान को दे रहा है, जो युद्ध में ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं। खाड़ी के युद्ध में जल्द ही तुर्की का नंबर भी आ सकता है। एर्दोआन ने नेतन्याहू को धमकी दी है। तुर्की ने ऐसी बात कह दी है जिसे नेतन्याहू सुनना तक पसंद नहीं करते। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने की धमकी दी है।
एर्दोगान लीबिया और काराबाख की तरह इजराइल में ऑपरेशन करने की धमकी दे रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि इजराइल को एक साथ 26 मुस्लिम मुल्क नहीं हरा पाए। वो न्यूक्लियर हथियारों से लैस देश है। तुर्की के पास उधार के न्यूक्लियर हथियार हैं जो अमेरिका ने वहां तैनात कर रखे हैं। जब दुनिया का ध्यान ईरान युद्ध पर था, उसी दौरान नेतन्याहू ने साउथ लेबनान को खंडहर कर दिया, हिजबुल्लाह के बड़े बड़े गढ़ ढहा दिए, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को टनल में घुसकर मारा, बेरूत में इतना बारूद गिराया कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह के समर्थकों को भगा दिया, उनके घरों को या तो तोड़ दिया या जला दिया। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो ये है कि हमने मूल रूप से मिडिल ईस्ट का शेप बदल दिया है। हमारे दुश्मन ईरान और उसके एक्सेस ऑफ इविल हमें तबाह करने आए थे, लेकिन अब वो खुद अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। हम ये हर इलाके में देख रहे हैं। इजराइल और उसकी सेना की बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारे नियमित सैनिकों और हमारे बेहतरीन रिजर्व सैनिकों की भी। जो साउथ लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ हुआ करता था, अब वहां बेंजामिन नेतन्याहू पैदल घूम रहे हैं, इजरायली सैनिकों को शाबाशी दे रहे हैं।